Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Umar. Today we will discuss some important concepts of physics. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें चंद एक हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिज़िक्स के उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या और फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स की जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, याद की होगी कि फिज़िक्स जो है वो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. सबसे पहले दो ही चीज़ें हैं इसमें फिज़िक्स में, एक मैटर है और दूसरा हम इसमें डिस्कस करते हैं एनर्जी को. तो हम आगे थोड़ा डिटेल से इसको स्टडी करेंगे कि मैटर है क्या और एनर्जी क्या है. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मैटर एंड देन एनर्जी. मैटर क्या है? मैटर आपको पता है कि तीन हालतों में हमारे पास पाया जाता है. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें वो या सॉलिड स्टेट में होती हैं, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होती हैं, या फिर वो गैसियस स्टेट में होती हैं, या उसे हम गैस का नाम देते हैं. तो तीन बुनियादी हालतों में पाया जाता है. चौथी भी आपने पढ़ी होगी, उसमें उसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं. लेकिन तीन जो बुनियादी हैं उसमें एक सॉलिड है, दूसरी क्या है लिक्विड है, और तीसरी क्या है गैस है. सॉलिड, लिक्विड और थर्ड नंबर पे है गैस, और फोर्थ नंबर पे है प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है वो बेसिकली गैस की ही आयनिक स्टेट होती है, जबकि जो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है. सॉलिड क्या है कि कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं, फर्ज करें ये मार्कर की आप एग्जांपल ले लें, ये ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, और कोई भी इस तरह की चीज़ के जो आपको सॉलिड फॉर्म में जिसकी कोई खास शेप और कोई खास वॉल्यूम होता है वो सॉलिड हालत में होती है, या उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, आप जानते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट है लिक्विड. हमारे पास लिक्विड क्या होता है कि लिक्विड आप देख लें जैसा कि वाटर है, ठीक है, मिल्क है, और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं. आप ऑयल वगैरह ले लें तो जो लिक्विड फॉर्म में है, या उसे आप कह सकते हैं कि जिसको आप जिस भी कंटेनर में भरें वो उसी की शेप इख्तियार कर ले, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है लिक्विड है. नेक्स्ट जो तीसरी चीज हमारे पास आती है वो क्या है गैस है, जो मैटर में है. अब गैस क्या होती है कि गैस आपके इर्द गिर्द हर वक्त पाई जाती है. आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो ये भी गैसियस स्टेट में है. इस तरह आप जो है वो सिलेंडर में जो गैस भर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं गैस की आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं. और चौथी जो स्टेट पहले आपको बता चुका हूं कि प्लाज्मा है, और प्लाज्मा क्या है वो गैस की आयनिक स्टेट है. गैस के जो एटम्स है, ठीक है, उसको अगर आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, या जब वो आयनिक स्टेट में होता है उसके आयन सेपरेट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है प्लाज्मा है. तो अब आपके इर्द गिर्द जितनी भी ये चीज़ें पाई जाती हैं वो इन तीन इकसाम में से कोई एक होगी, और चौथी जो प्लाज्मा है वो क्या है गैस की आयनिक स्टेट. नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में वो है एनर्जी. एनर्जी क्या है कि एनर्जी हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं. और एनर्जी मुख्तलिफ तरह से बॉडी में स्टोर होती है. वो काइनेटिक एनर्जी की टाइप में हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी में अगेन हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं. इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ जो है उसमें स्टोर होती है बॉडी में, पोजीशन की वजह से हो सकती है. नेक्स्ट इससे आगे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं फिजिक्स के वो कौन कौन से हैं. तो स्टूडेंट्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को स्टडी करेंगे. इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. बेसिक कंसेप्ट में हम वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि कोई भी आप फार्मूला पढ़ते हैं आप किसी भी बुक में, उसका कोई ना कोई बेसिक है, कोई ना कोई बुनियाद है उसकी. तो वो बेसिक हम फार्मूले जो हम रियल लाइफ से ही हम उनको लेते हैं. मसलन हम मिसाल लेने, जैसा कि आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं तो आप कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस आप किसी ना किसी क्वांटिटी में आप लेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है. आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है, फर्ज करें कि वो आपने मीटर में कवर किया है, आप उसको फुट में ले लेते हैं, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं. लेकिन फिजिक्स में जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं हमारे पास. हम लेंथ का यूनिट लेंगे, आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक चल के आने में,
तो वो जो टाइम होगा उसका इसी तरह से हम मेजर करेंगे। उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम इसी सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, कितना मिनट लिए या आपने कितने घंटे लिए हैं। तो उसके लिए हम ऐसा यूनिट जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं, टाइम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके, सबसे पहले फर्ज करें कि आपके पास जो है, फर्ज करें ये पॉइंट ए है और यहां से आप इस पॉइंट बी तक चल के गए हैं। तो आपको यहां से यहां तक चल के जाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ जो है वो आप फासले इसमें से ले सकते हैं। एक तो आपके पास सीधा सीधा है कि आप यहां से चल के इस पॉइंट तक आते हैं। नेक्स्ट अगेन आप ये भी कर सकते हैं कि आप फर्ज करें पहले यहां से इस डायरेक्शन में गए हैं, नेक्स्ट आप इस तरफ गए हैं। इसी तरह से इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास जो इसमें डिस्टेंसेज हैं वो कोई सीधी लाइन में आप नहीं जा सकते या उसमें चंद एक ऑब्स्टेकल आ जाती हैं, तो आपका डिस्टेंस जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि पहले आप ऐसे गए हैं इस तरह से, फिर आप अगेन इस तरफ गए हैं, फिर अगेन इस तरफ गए हैं, फिर ऐसे और फिर इस तरह से चल के पहुंचे। तो आपके पास मुख्तलिफ फासले हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए जो हम इसमें सबसे पहले लेंगे कि लेंथ क्या है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं तो आपने कुछ फासला कवर किया है। फर्ज करें कि आपका जो फासला है वो जैसे अभी आपको बताया है कि वो किस में होगा, मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा या फीट में होगा। तो हम जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं वो क्या है, मीटर है। फर्ज करें आप यहां से पहले यहां तक गए हैं और फिर आप यहां तक आए हैं, तो यहां तक फर्ज करें आप कोई भी ले लें, आपने फर्ज करें 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ये जो अगेन डिस्टेंस है आगे ये 2 मीटर का डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर किया है। अब इसमें फर्क क्या है इन तीनों में, आप यहां से पहले यहां तक गए हैं फिर यहां तक आए हैं, इसमें आपने जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए हैं, आपने डायरेक्शन चेंज की है। पहले आप यहां से यहां तक आए हैं, फिर अगेन फिर आपने इसमें जो है वो डायरेक्शन आपकी चेंज की है। तो हर पॉइंट पे जो है थोड़े थोड़े फासले के बाद इसमें डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। लेकिन तीसरा डिस्टेंस जो है इसमें ए से बी तक वो क्या है कि वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, सीधा है, वो कम से कम इसके दरमियान ए से बी तक डिस्टेंस है। तो इसको फर्ज करें आपके पास अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वाली ईस्ट है और ये वाली वेस्ट है, तो आपकी जो पहले डायरेक्शन है वो कौन सी है कि आप ए से ओ की तरफ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और देन आप ओ से बी पर जो है वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें आपने 2 दफा अपनी डायरेक्शन चेंज की है। इसी तरह जो दूसरा ये वाला पाथ है इसमें भी आप हर पॉइंट पे हर थोड़े फासले के बाद आप इसमें डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जबकि जो ए से बी तक आप डायरेक्ट जा रहे हैं उसमें आपकी डायरेक्शन थ्रू आउट सेम रहेगी, ए से बी तक उसमें आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसको हम ले लेते हैं कि फर्ज करें आप ए से बी तक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी के दरमियान, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और इसको फर्ज करें कि हम डी का नाम दे देते हैं। जबकि जो बाकी डिस्टेंसेज हैं ए से ओ तक, ओ से बी तक, उसकी डायरेक्शन आपकी थ्रू आउट जो है वो सेम नहीं है बल्कि चेंज हो रही है और इसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। और डिस्टेंस को फर्ज करें हम एस से डिनोट कर लेते हैं इसमें। अब जो पहले है आपके पास वो क्या है कि ये ए से ओ तक देन ओ से बी तक बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमें यहां से पता चला कि डिस्टेंस जो है वो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी एक खास डायरेक्शन भी होती है, जैसा कि ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो लाजमी बात है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। जबकि जो डिस्टेंस है वो सिंपल कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, वो फिक्स नहीं होगा आपके पास। तो नेक्स्ट हम इसी से डिराइव करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और फिर देन एक्सेलरेशन क्या होता है। डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी जैसा कि आपको बताया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक और चीज उसमें रह गई है कि डिस्टेंस जो है वो उसमें हम सिर्फ जो है वो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड को लेते हैं कि आपने 10 मीटर फिर 2 मीटर मैंने वहां पे लिखा था, टोटल 12 मीटर आता है। इसी तरह जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैंने आपको बताया है कि उसके डिस्टेंस के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 2 आपके पास टाइप्स हैं, अगेन एक वेलोसिटी है और एक स्पीड है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि स्पीड जो है वो कोई भी डिस्टेंस जो आप एक खास टाइम में तय करते
सकते हैं। जैसे पहले आपको एग्जांपल दिया कि आप ए से बी तक गए हैं तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट आपसे कोई पूछता है तो आपने टाइम कितना लगाया है, तो अगर इन दोनों को हम रिलेट कर देते हैं, डिस्टेंस को और टाइम को, तो डिस्टेंस और टाइम को जब हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास एक नई टर्म आएगी, उसका नाम है स्पीड। इसी तरह से जो दूसरी इसमें हमने डिस्कस की थी वो थी वेलोसिटी, और उसमें जो सेकंड हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा था कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं, तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है टाइम के साथ, उसे हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी का। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस में जितना चेंज आया है टाइम के हिसाब से, वो आपके पास क्या है, स्पीड के। फर्ज करें कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हैं और आपने कोई भी जो है वो, फर्ज करें ये आपने डिस्टेंस ले लिया है, इसमें ये 2 मीटर है, ये आपके पास 10 मीटर है और ये आपके पास 1 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 और 10 12 और 1 13 मीटर। तो 13 मीटर डिस्टेंस, और उसके लिए आपने टाइम कितना लिया है, फर्ज करें आपने इसके लिए 15 सेकंड लिए, तो 13 मिनट और 15 सेकंड में हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी कि इस स्पीड के साथ आप मूव करके जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, और इसको हम किसका नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें ये जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी तक, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, फर्ज करें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसमें जो शॉर्टेस्ट आता है वो आप ले लें 8 मीटर। अगर ये 8 मीटर है तो इसका टाइम के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है कि फर्ज करें वो आपको ए से बी तक चलते हुए 10 सेकंड लगे हैं, तो 8/10 करेंगे तो आपके पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसको हम नाम देंगे वेलोसिटी का। तो स्पीड क्या है कि डिस्टेंस चेंज हो रहा हो टाइम के हिसाब से, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट अगेन हम इसके यूनिट को देखेंगे कि यूनिट कौन कौन से हैं। जैसा कि डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मैंने आपको बात की थी पहले कि मीटर है। इसी तरह से टाइम क्या होता है कि टाइम को हम मेजर कर रहे होते हैं सेकंड में, ठीक है। और तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो जो यूनिट बन जाएगा वेलोसिटी का वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। तो यहां से ही आपने इसका यूनिट डिराइव कर लिया है, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या है। नेक्स्ट अगर स्पीड का भी हम यूनिट देखें तो वो क्या आएगा, यूनिट इसका क्या आएगा, डिस्टेंस का यूनिट अगेन जो है वो मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको पहले बताया, इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के हिसाब से और इसमें डिस्टेंस चेंज होता है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में हम दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, प्लस उसकी डायरेक्शन को कि उसकी डायरेक्शन जो है वो थ्रू आउट फिक्स रहती है। नंबर एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज डायरेक्शन है। जबकि जो स्पीड है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को ले रहे होते हैं कि किसी भी बॉडी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं गाड़ी की।
या मोटरसाइकिल की या साइकिल की कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, तो क्या आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप उसमें वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं या स्पीड को मेजर कर रहे हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड ये है, गाड़ी की स्पीड ये, हम वहां पे वेलोसिटी का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं जिक्र करते? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत कम ही ऐसी जगह होती है कि आप एक जगह से चले और दूसरी जगह पे आप सीधे स्ट्रेट लाइन में चल के जाते हैं। आप घर से स्कूल तक जाते हैं, ठीक है, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं या आप साइकिल पे जा रहे हैं, तो आप हर थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई मोड़ आ जाता है और वहां पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो इसी तरह से वहां पे हम स्पीड का जिक्र करते हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है वो इस स्पीड से वो चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से या 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है या 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। तो वहां पे हम कहते हैं कि वो गाड़ी जो है वो क्या है, उसकी स्पीड इतनी है। वेलोसिटी का जिक्र जस्ट हम वहां पे कर सकते हैं जहां पे उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। जैसे हम किसी भी जो है वो मोटरवे पे आप ले लें, किसी दो पॉइंट के दरमियान आप कोई डिस्टेंस ले लें, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि गाड़ी की जो है वो वेलोसिटी इतनी है, क्योंकि वो सीधी सीधी एक रोड है, वहां पे अगर डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो तो। नेक्स्ट हम जिक्र करेंगे इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है। कि हमने देखा डिस्टेंस का चेंज हमारे पास स्पीड आया था और डिस्प्लेसमेंट का चेंज हमारे पास वेलोसिटी आया था। तो नेक्स्ट हम इसमें एक्सेलरेशन का जिक्र करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या है कि आपके पास जो वेलोसिटी जो मैंने आपको बताई है, अगर वेलोसिटी एक किसी भी खास टाइम के साथ चेंज हो रही है, बार बार वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन के लिए आपने एक्सेलरेटर का नाम सुना होगा कि एक गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, बाइक का एक्सेलरेटर होता है, कि आप क्या करते हैं कि बार बार उससे आप स्पीड को चेंज कर रहे होते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, वो उसमें क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब एक्सेलरेशन जो है वो आपको जैसे एग्जांपल दी है बाइक की या गाड़ी की मिसाल दी है कि वो बार बार हम उसको जो है वो स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, तो क्या हो रहा होता है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम देते हैं कि फर्ज करें आप एक पॉइंट से चले हैं, ए पॉइंट इसको नाम देते हैं, और इस पॉइंट बी तक आप पहुंचे। तो स्टार्ट में जब आपने स्टार्ट किया है तो आपकी वेलोसिटी यहां पे क्या थी? जीरो वेलोसिटी थी। जीरो वेलोसिटी से आप चल के गए, इसे हम नाम दे देते हैं इनिशियल वेलोसिटी का, और जहां पे ये वाला पॉइंट है इसको हम किसी भी फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो आप जो है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और इस तरह से आप जो है वो आगे चलते चलते जा रहे हैं। तो हम कोई एक पॉइंट इसमें दरमियान में बी ले लेते हैं कि ए और बी के दरमियान जो है वो हमने एक्सेलरेशन निकालना है। ए और बी के दरमियान एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें जीरो ले रही है, और फाइनल वेलोसिटी आप कोई भी इसमें देख लें कि फर्ज करें यहां तक पहुंचने के बाद जो है वो उस गाड़ी की या उस बाइक की जो वेलोसिटी है वो आपके पास आ चुकी है इसमें 25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 25 मीटर मूव कर सकती है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन के फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय क्या होता है? टाइम होता है आपके पास। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 25 है, इनिशियल आप जीरो लेंगे, 25 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय उसने टाइम जितना लिया है वो आप टाइम इसमें मेजर कर लें। फर्ज करें उसने 10 सेकंड का टाइम लिया है, तो 10 पे आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आप उसका एक्सेलरेशन मेजर कर लेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा कि जैसे आपको पहले डिराइव करके दिया था वेलोसिटी का, तो उसी को आगे हम लेके चलेंगे। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसी को आप एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट अगेन फिर सेकंड आएगा, तो ये पर सेकंड, सेकंड जाके ऊपर क्या हो जाएगा? -1 -1 -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास क्या आ गया है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड था और यहां से ही हमने एक्सेलरेशन को डिराइव कर लिया। तो आपको ये फार्मूले कम से कम याद नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इसको इसके बेसिक कांसेप्ट का पता है कि ये डिराइव कहां से हुए हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे
कि मोमेंटम क्या होते हैं। एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और मोमेंटम क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P इज इक्वल टू m डॉट v, या मास और वेलोसिटी का इसमें प्रोडक्ट होता है। m क्या है, मास ऑफ बॉडी, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब किस चीज का मोमेंटम ज्यादा होगा और किस चीज का मोमेंटम कम होगा, फर्ज करें आप इसमें किसी गाड़ी की मिसाल ले लें कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो इसमें हम एक कार ले लें और एक ट्रक ले लें, तो कार क्या है, उसका मास कम है, और इसी तरह से जो आपके पास दूसरी चीज है ट्रक, उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो फर्ज करें उनकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी आप रख लेते हैं उनकी 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों की वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, और जो इसकी आपके पास ट्रक की है उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है। जबकि जो मास है वो दोनों का मास डिफरेंट है। ठीक है, ट्रक का मास जो है वो फर्ज करें आप ले लेते हैं 1000 kg, ये मैं फर्ज एग्जांपल कोई दे रहा हूं आपको, और नेक्स्ट जो है वो कार का आपके पास मास है वो फर्ज करें 100 kg है। तो क्या आएगा, इसका मोमेंटम क्या आएगा, P इज इक्वल टू mv है, मास 100 है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है 10 है, तो ये आपके पास 1000 और क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मोमेंटम का यूनिट P साथ लिखती है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ट्रक के लिए क्या आएगा, P इज इक्वल टू mv, और इसके लिए मास आपके पास कितना है 1000 kg, और वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम कितना आएगा आपके पास 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब दोनों का अगर आप आंसर पे गौर करें, किस चीज का मोमेंटम आपके पास ज्यादा आ रहा है, वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम है, ट्रक की भी वेलोसिटी सेम है और कार की वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन मास किसका ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है और कार का मास कम है, तो मोमेंटम फिर आप इसमें देखें कि कार का मोमेंटम 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है और ट्रक का जो मोमेंटम है वो 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और जिसका मास कम है उसका मोमेंटम कम होगा। इसके इनवर्स में आप ये भी देख सकते हैं कि फर्ज करें दोनों चीजों का मास सेम है, अगर आप उसकी वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो एक की वेलोसिटी आप 10 रख लें, एक की वेलोसिटी आप जो है वो 100 मीटर पर सेकंड रख लें, या कोई भी उसमें आप रख लें, और मास दोनों का सेम रख लें, या दोनों जो है वो एक ही चीज, या कार ले लें या दोनों ट्रक ले लें या कोई भी आप चीज ले लें, तो उसकी जब आप फाइंड करेंगे मोमेंटम, तो जिस चीज की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम आपके पास ज्यादा आएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनिट क्या होता है मोमेंटम का। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, इसका फार्मूला है। मास का यूनिट क्या आएगा, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, जैसा कि वेलोसिटी के फार्मूले में हमने उसे डिराइव किया था। तो यूनिट इसका क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसका एक और यूनिट भी होता है, वो यूनिट क्या होता है इसका कि दूसरा जो यूनिट है मोमेंटम का वो होता है न्यूटन सेकंड, अनदर यूनिट हम लिख सकते हैं उसको। और वो क्या होता है न्यूटन सेकंड। अब ये न्यूटन सेकंड कहां से आया, न्यूटन आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्स को इसके बाद। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है कि फोर्स होता है कि आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी सूरत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए को, और m क्या है मास है और a क्या है एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आएगा, मास न्यूटन क्या होता है किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है उसके लिए आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगेन डॉट s है तो ये s और s का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये अगेन आपके पास वही मोमेंटम का यूनिट बन गया है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एक इसका जो मोमेंटम का यूनिट है इसे भी हम लिख सकते हैं, और दूसरा जो है वो ये भी आपके पास किसका है मोमेंटम का यूनिट है, इसे भी हम न्यूटन सेकंड का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स क्या होती है।
फोर्स का कंसेप्ट क्या है? फोर्स क्या है कि किसी भी बॉडी जिस पे आप जो है वो उसको खींचते हैं या धकेलते हैं तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कैसे उसने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी बॉडी पे फर्ज करें आप जो है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया है और इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वो जो एक्सेलरेशन है वो इस फोर्स के, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी फोर्स आप ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F = ma, कि जितना एक्सेलरेशन फोर्स ज्यादा अप्लाई किया उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आता है, A = F/m, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो नेक्स्ट हम इसमें जो है वो फोर्स का यूनिट देखेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स का यूनिट, यहां से मास का यूनिट आप देखें तो क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि हमने डिराइव किया था वेलोसिटी से इसको। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स का, उसे हम न्यूटन भी लिखते हैं। और न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, इस वजह से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसने ये अपने जो है वो नाम पे इसको नाम दे दिया न्यूटन का। और न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई ना कोई डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। फर्ज करें आप इसी पे एक ब्लॉक की मिसाल ले लें, इस पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स आप इस पे अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के बाद ये फर्ज करें ये यहाँ से मूव करके इस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये जो दरमियान में इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है या जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे हम किस चीज का नाम देते हैं कि वो उसमें वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है। तो वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि जितनी आपने फोर्स अप्लाई की है उतना ही उसमें डिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है। और वर्क होता क्या है कि वर्क एनर्जी की फॉर्म में किसी भी बॉडी में स्टोर होता है। और वो वर्क जो है वो आप अगर एक बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब आप उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाते हैं तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट अगेन न्यूटन होता है हमारे पास और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन मीटर, या इसे हम अगर न्यूटन को लिखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा और पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा वर्क का। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, जो इसका यूनिट है वो न्यूटन मीटर होता है। और दूसरा जो इसका यूनिट है वो क्या होता है, जॉल। तो इसे हम वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है और दूसरा क्या होता है, जॉल भी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें पावर क्या होती है। पावर क्या है कि जो आपने किसी भी बॉडी पे वर्क किया है, अभी आपको एग्जांपल दिया है वर्क की, कि जो आपने वर्क किया है वो कितने टाइम में आपने वर्क किया है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, बॉडी की पावर हो जाएगी। कि फर्ज करें उस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करवाया है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें क्या स्टोर हुआ है, उसमें एनर्जी स्टोर हुई है वर्क की फॉर्म में। तो वो वर्क अगर आप टाइम के हिसाब से ले रहे हैं या आपने जितना वर्क किया है वो कितने टाइम में किया है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम भी इसे हम कह सकते हैं, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। या इसकी हम डेफिनेशन भी इस तरह से लिखते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन अ बॉडी इज नोन एज इट्स पावर। तो पावर का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पी या यूनिट ऑफ पावर, इसमें क्या आएगा, वर्क का यूनिट जैसे अभी हमने लिखा था जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या बनेगा, जूल पर सेकंड। या उसे हम ये भी लिख सकते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर के बाद कि टॉर्क क्या होता है।
जैसे कि आपको बताया कि वर्क आप किसी भी बॉडी पे लीनियरली आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम कहते हैं कि वो उसमें वर्क हुआ है, उस पे वर्क हुआ है या उसमें एनर्जी स्टोर हुई है। और एनर्जी आपको पहले बताया था कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो वर्क टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या है कि अगर आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव ना करे बल्कि वो क्या करे, टर्न करे। जैसा कि ये मार्कर की एग्जांपल ले लें कि इसमें मैंने फोर्स अप्लाई की है तो ये किसी पॉइंट के गिर्द टर्न हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है अपने पॉइंट के गिर्द। तो टॉर्क क्या होता है कि जब आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करें तो वो टर्न हो, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, इज कॉल्ड टॉर्क। कि जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का वो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फर्ज करें कि आप जो है वो इसी ब्लॉक की एग्जांपल लें, वो इस तरह से पड़ा हुआ है, तो यहां से बजाय इसके कि आप उस पर लीनियर फोर्स अप्लाई करें, उसमें तो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ था। अगर आप इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, इसको यहाँ से आप उठाते हैं तो ये इस पॉइंट के गिर्द क्या करेगा, टर्न करेगा। और टर्न कैसे करेगा कि यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की है और ये जो इसका दरमियान वाला डिस्टेंस है उसको हम, जो इसका दरमियान वाला है इस पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान, उसे हम नाम देंगे आर का नाम दे दें या उसको आप एल का नाम दे दें। तो ये उसका डिस्टेंस आर है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो टॉर्क क्या होगा, मैथमेटिकली हम उसे इस तरह से लिखेंगे आर क्रॉस एफ, या डिस्टेंस, इसका जो मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं इसको, जो जहां से वो टर्न कर रहा है और जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम किसका नाम देते हैं, आर का। और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इसको टर्न करवा रही है। इसमें हम दरवाजे की आप इसमें मिसाल ले सकते हैं कि वो अपने एक्सिस के गिर्द जैसे मूव कर रहा होता है, तो जहां से आप पकड़ के उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उस पॉइंट से लेकर और आगे उसके एक्सिस तक जो डिस्टेंस है उसको अगर हम परपेंडिकुलरली मेजर करें, जैसे इस डिस्टेंस को आप मेजर कर लें, तो ये जो है वो उसका क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। और जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां से आप उसको रोटेट करवा रहे हैं, तो इस सूरत में इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे आपको मार्कर की एग्जांपल दी है कि ये वाला जो इसका डिस्टेंस है ये उसका क्या था, मोमेंट आर्म है, और जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन मीटर। तो ये जितने भी यूनिट्स या जितने भी हमने इसमें फार्मूले पढ़े हैं इससे पहले, वो सारे के सारे हमने बेसिक कंसेप्ट को लेके और वहाँ से हमने वो फार्मूले डिराइव किए हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया है तो आप इसे दूसरों तक शेयर करेंगे, इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो अपनी आप राय दे सकते हैं, उसमें आप अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।